रेजिस्टेंस फ्रंट के बारे में आप सुन रहे हैं मुसलसल कि अमेरिका ने उसको जो है दहशतगर्दों की तंजीम में शामिल कर लिया है। और इंडिया में उसको एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है और ख़ास तौर के ऊपर जब से पाकिस्तान और इंडिया का जो स्टैंड ऑफ था, उसके बाद से पाकिस्तान को पे दर पै जो सफारती कामयाबियाँ मिली और अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से कश्मीर के मसले को जो एक्नॉलेज किया गया। और उसके बाद बार-बार उनकी तरफ से ये क्रेडिट लेने की कोशिश की गई कि मैंने जंग बंद करवाई। और फिर ज़ाहिर है कि फील्ड मार्शल का जो ज़ोराना था प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, ये सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही थी जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर सफारती दबाव था। जैसे ही ये खबर आई तो उससे ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि ये बहुत बड़ी एक सफारती कामयाबी है और शायद पाकिस्तान के ऊपर इसका दबाव बढ़ेगा। आज ये सारी चीज़ें जो हैं अभी गौर तलब हैं और इसको ज़रा डिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि एक दहशतगर्द हमला हुआ पहलगाम में और कोई एक तंज़ीम यकीनन उसके पीछे होगी। और उसकी पहले ज़िम्मेदारी जो है कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट ने कबूल की और उसके बाद उसने उसको डिनाउंस कर दिया। और ज़ाहिर है कि प्रेशर आया और इंडिया का ये बहुत अरसे से मानना है कि ये जो काला-दम लश्कर-ए-तैयबा है पाकिस्तान में, उसी का एक बदला हुआ रूप है। और अब देखना ये है कि ये दहशतगर्द हमला तो हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी जो भारतीय इंटेलिजेंस ऑफ़िशियल और जो तहकीक कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटर्स, उन्होंने रेज़िस्टेंस फ्रंट के ऊपर ही डाली है। और अमेरिका ने ज़ाहिर है कि कुछ शवाहिद उनका क्राइटेरिया है, उसकी बुनियाद के ऊपर वो तंज़ीमों को दहशतगर्द तंज़ीमों की फ़हरिस्त में शामिल कर लेते हैं। इसी तरीके से उन्होंने ईटीआईएम को भी एक दौर में शामिल किया था दहशतगर्दी की तंज़ीमों के अंदर, बाद में फिर ज़ाहिर है वो निकाल दिया और जिसका चाइना ने बड़े प्रोटेस्ट किया। बलूच लिबरेशन आर्मी भी जो है वो कालेदम दहशतगर्द तंज़ीमों में है अमेरिका की फ़हरिस्त के अंदर। ये एक पाकिस्तान की सफारती कामयाबी थी। लेकिन क्या ये नाम शामिल होने से इससे मुल्कों के तज़वीराती, स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल जो ताल्लुकात हैं, क्या उनके ऊपर भी असर पड़ता है? मेरा ख़्याल है कि ये अ अ, नॉर्मल हालात के अंदर नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई कन्फ्रंटेशन हो और जैसे जब नेटो के ट्रूप्स की विथड्रॉल के लिए जब बातचीत हो रही थी और पूरा फ़ेज़ ट्रांज़िशन के अंदर था, ख़ास तौर के ऊपर ओबामा के आखिरी दिनों के अंदर, तो और ओबीएल के ऑपरेशन जब अमेरिका ने पाकिस्तान में किया, तो तब एक बड़ी क्रिटिकल हालात थी और वहाँ पे ज़ाहिर है कि तमाम भी कोई भी ऐसा जो नुक्ता है, कोई ऐसा पॉइंट है जिससे आप स्क्रू कर सकें अपने मुखालिफ को, तो वो इस्तेमाल होता है। और अमेरिका ने उस वक़्त पाकिस्तान के ऊपर बहुत शदीद दबाव डाला और ये दबाव जो है फेटफ तक चलता रहा। और हत्ता कि फिर ये कि विथड्रॉल और दोहा में जो बातचीत हुई, वहाँ पे आके ये प्रेशर जो है ग्रेजुअली कम होना शुरू हुआ। और अभी इस तरह के कोई हालात नहीं हैं कि अमेरिका को या दुनिया को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ को स्क्रू करने के लिए कोई इस तरह की पॉलिसी जो है इख्तियार करनी पड़े। और जब भी ज़ाहिर है अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो पाकिस्तान के साथ नीचे की सतह पे जाते हैं, तो इंडिया की एक सफारती हैसियत, अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इंडिया का जो नैरेटिव है वेस्ट के पॉलिसी सर्कल्स के अंदर, वहाँ के मीडिया में, पब्लिक ओपिनियन में ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है। तो अभी ऐसी इस तरह की कोई सूरत-ए-हाल नहीं है। और ज़ाहिर है कि बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हम बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी ये मुमकिन नहीं है। ईरान का, इज़राइल का, मिडल ईस्ट का जो नया मंज़रनामा बन रहा है, अमेरिका-पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं आने वाली। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से चाइना के साथ ताल्लुकात को मैनेज किया है और अमेरिका के साथ बैलेंस किया है, वो भी अमेरिका अब नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान को दोबारा से उस मुकाम पे ले जाए कि पाकिस्तान के पास चाइना के पास जाने से और कोई ऑप्शन ना रहे। तो अमेरिका के लिए भी यही बेस्ट है कि पाकिस्तान जो है एक बैलेंस रोल जो है इस खित्ते के अंदर अदा करे। तो ये तो तमाम मामलात हैं और पाकिस्तान की और अमेरिका की, जो ज़ाहिर है कि और लेवल की भी कोऑपरेशन बढ़ रही है, तो ये बढ़ेगी।
हम ये भी नहीं कह सकते अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई बहुत ही आला सतह पे पहुंच गए हैं कि बहुत ही ऐसी सतह पे हैं जहाँ पे जिस लेवल के ताल्लुकात चाइना के साथ हैं और दोस्ती की सतह पे हैं, लेकिन ये एक मेंटेन किए हुए हैं और इसको जहाँ पे मेंटेन है ये रिलेशनशिप, अमेरिका उसको ख़त्म नहीं करना चाहेगा, वो रेजिस्टेंस फ्रंट हो या जो भी हो। तो इसलिए ये तो एक इम्पोर्टेंट पहलू है इसका। और दूसरा ये कि अभी जो है वो परवीन स्वामी जो प्रिंट के लिए इंडिया के जर्नलिस्ट हैं और दहशतगर्दी के ऊपर खासा लिखते हैं, उन्होंने खुद अपनी एक अभी हालिया रिपोर्ट के अंदर कहा कि जो भारतीय जो इंटेलिजेंस ऑफिशियल हैं वो इस बात के को मानते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट और एलईटी का नेक्सस है और इनका जो नेटवर्क है इतना कॉम्प्लेक्स है जिसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये वो नुक्ता है जिसको इंडिया जिसकी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करने में से घबराता रहा है और पाकिस्तान इसलिए बार-बार कहता रहा है कि ये जो मसला है इसको आप इन्वेस्टिगेट कर कर सकते हैं और इसको जो है हम बेशक आप आलमी इदारों की मदद से करें या पाकिस्तान और इंडिया जो है मिलके भी उसको कर सकते हैं। तो ये बड़े हसास सा मसला है और मैं चाह रहा हूँ कि इस मसले के ऊपर 2-3 पहलुओं से बात हो। कल इसके ऊपर तफ़सील से मैं बात करूँगा कि ये रेज़िस्टेंस फ्रंट है क्या? और एलईटी के साथ इसका रिश्ता क्या है? और इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है? ये एक ये पहलू बहुत इम्पोर्टेंट है उसको समझना क्योंकि अभी जो सारी बात है वो इंडिया और पाकिस्तान के जो व्लॉगर्स हैं और ओपिनियन मेकर्स हैं, जिस चीज़ के ऊपर लड़ रहे हैं, वो एक युद्ध का सा समा है और वो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई इन्फॉर्म्ड डिबेट इस वक़्त नहीं हो रही इंडिया और पाकिस्तान में, वो बड़ा ज़रूरी है। एक और पहलू जिसके ऊपर बात करनी है वो कि ये जो कश्मीर की जो जिहादी तहरीकें हैं ये किस तरीके से एक ट्रांसफॉर्म हुई हैं एक फेज से गुजरी हैं और अब इनका करैक्टर कैसे तब्दील हो गया। तो ये दो पहलू हैं जिनके ऊपर बात करेंगे लेकिन एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है और उसको आज जहांगीर अशरफ गाजी जो पाकिस्तान के एक बहुत ही मायानाज सफारतकार मंझे हुए उन्होंने आर्टिकल लिखा है डॉन अखबार में और उसमें भी उन्होंने कहा है कि सियासी सतह पे इस वक्त पॉलिटिकल सतह पे इंगेजमेंट की ज़रूरत है प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए लेकिन ये भी कि अभी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है इंडिया के लिए और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान का जो इस स्टैंड ऑफ में जो उनको फोकियत मिली है उसके बाद पाकिस्तान में भी डायलॉग के लिए स्पेस जो है कम हो गई है। तो अब ये एक तरह से जब स्पेस बातचीत की रियासतों के दरमियान कम हो, तो फिर जो टॉक्सिक नैरेटिव्स हैं, वो हम जो है ज़्यादा तेज़ी से एब्ज़ॉर्ब करते हैं। वही हो रहा है इंडिया में भी और वही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर भी। तो इस समय जो है वो बात करना अक़ल की, समझ की, वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है और नारेबाज़ी और ये कि मेरे आर्गुमेंट में इतनी जान है, लोग तालियाँ बजाते हैं। ये ऐसे लगता है कोई कोई तीतर-बटेर की जो है कोई जंग इस वक़्त चली हुई है और उसके दरमियान हम कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव होके चीज़ों का तज़िया करें और देखें कि क्या प्रॉस्पेक्ट्स फ्यूचर में बन रहे हैं और एक चीज़ को हमेशा हम फ़ोकियत देंगे और ये ज़ाहिर है कि एनआरटीवी की एक एडिटोरियल पॉलिसी है कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, किसी भी तरीके से किसी कशीदगी को बढ़ाने के लिए, किसी कॉन्फ्लिक्ट को हवा देने के लिए नहीं है, बल्कि ये प्लेटफ़ॉर्म इसलिए हमने बनाया ताकि कोई राहें तलाश की जा सकें मुकालमे की, अमन की, बेहतर समाज की, बेहतर रीजन की, बेहतर कनेक्टेड साउथ एशिया की, बेहतर कनेक्टेड सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया की, बेहतर साउथ एशिया की कनेक्टिविटी दुनिया के साथ, चीन के साथ, रूस के साथ, अमेरिका के साथ। लेकिन ये उसी वक़्त होगा जब हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है चीज़ों की ऑब्जेक्टिव होगी और ऑब्जेक्टिविटी जो है वो हमने हाथ से खोने नहीं देनी। तो कल और परसों आप ज़रूर देखिएगा कि जब हम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे ये 2 पहलू जिनका ज़िक्र किया
एलईटी और रेजिस्टेंस फ्रंट का ताल्लुक, और उसके बाद के कश्मीरी जहादिस मूवमेंट्स के साथ हुआ क्या पिछले कई सालों के अंदर। तो जुड़े रहिए एनएआर टीवी के साथ, नैरेटिव्स विद आमिर राना।